नमस्कार। आज हम एक बहुत ही क्या कहते हैं चर्चित मामले की तह तक जा रहे हैं। गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड मतलब आरआरबी, उसमें हुआ नौकरियों का घोटाला। हाँ, ये मामला काफी सुर्खियों में रहा है। बिल्कुल, हमारे पास इस पर काफी जानकारी है जो खास तौर पर गो गोरखपुर रेडियो की संडे स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुटाई गई थी। आज हम उसी का विश्लेषण करेंगे। अच्छा, हमारा इरादा है कि इस पूरे मामले को परत दर परत खोलें, समझे कि आखिर ये सब हुआ कैसे, कौन लोग शामिल हैं इसमें और अब तक क्या कार्रवाई हुई है। सही बात है, क्योंकि रेलवे जैसी संस्था जिस पर इतना भरोसा किया जाता है, उसमें भर्ती को लेकर ऐसा कुछ हो। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? आरोप है कि रेलवे के ही कुछ बड़े बाबुओं ने अपने ही बेटों को बिना किसी परीक्षा या फॉर्म भरे नौकरी पर लगवा दिया। मतलब सीधे अंदर। चलिए इसी चौंकाने वाले पहलू से शुरू करते हैं और देखते हैं ये पूरा ताना बाना क्या है। हाँ जरूर। तो जैसा कि जानकारी से पता चल रहा है, ये कोई एक छोटा मोटा मामला नहीं है। इसके कम से कम दो बड़े हिस्से नजर आते हैं। दो हिस्से? अच्छा। पहला तो दिसंबर 2024 में सामने आया। ये सीधे सीधे भाई भतीजावाद और धोखाधड़ी का मामला लगता है। आरआरबी गोरखपुर के दो वरिष्ठ कर्मचारी हैं, एक पूर्व ऑफिस सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखर आर्य और दूसरे पूर्व चेयरमैन के पर्सनल सेक्रेटरी सेक्रेटरी राम सी जीवन। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने अपने बेटों सौरव कुमार और राहुल प्रताप को गलत तरीके से रेलवे में नौकरी दिलवा दी। मतलब अपने ही बेटों को? हाँ, अपने ही बेटों को। ये भर्ती थी 2018 की टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर के पदों के लिए। फिटर? हाँ, जो मशीनों वगैरह का काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हुआ ये कि जब दस्तावेज जांच के लिए बुलाए गए तो दो चुने हुए उम्मीदवार आए ही नहीं। अच्छा, वो आए ही नहीं। आरोप है कि बस इसी मौके का फायदा उठाकर इन दोनों कर्मचारियों ने उनकी जगह अपने बेटों के नाम पैनल में डलवा दिए। पैनल मतलब वो लिस्ट जिसमें पास हुए उम्मीदवारों के नाम होते हैं। अरे बाप रे, मतलब जो योग्य थे उनकी जगह अपने बेटों को? बिल्कुल। और कमाल की बात सुनिए, इन बेटों ने न तो कोई फॉर्म भरा था, न कोई परीक्षा दी और न ही इनका कोई मेडिकल टेस्ट हुआ था। क्या बात कर रहे हैं, बिना किसी प्रक्रिया के? बिल्कुल सीधे एंट्री। और तो और कहा जा रहा है कि 26 अप्रैल 2024 को जो पैनल बना, उस पर आरआरबी चेयरमैन के नकली दस्तखत करने का आरोप भी चंद्रशेखर आर्य पर है। फर्जी दस्तखत भी? ये तो मतलब पूरी तरह से धांधली है। हाँ, और इन बेटों को मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में पोस्टिंग भी मिल गई थी। सोचिए, ये वाकई हैरान करने वाला है कि प्रक्रिया के हर नियम को ताक पर रख दिया गया। फॉर्म नहीं, परीक्षा नहीं, मेडिकल नहीं और फिर भी नियुक्ति। ये किसी एक व्यक्ति की चूक से ज्यादा मुझे लगता है सिस्टम में किसी गहरी खामी की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। जैसा मैंने कहा, दूसरा मामला इससे भी बड़ा और शायद ज्यादा पुराना लगता है। अच्छा, दूसरा मामला क्या है? ये जोड़ा है आरआरबी गोरखपुर के ही पूर्व चेयरमैन पीके राय से। वो 2018-19 के दौरान चेयरमैन थे और इससे पहले वेस्टर्न रेलवे में चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी रह चुके हैं। पीके राय? हाँ, नाम सुना है। इन पर आरोप है कि सहायक लोको पायलट यानी ट्रेन चलाने वाले असिस्टेंट ड्राइवर और तकनीशियनों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की। बड़े पैमाने पर? किस तरह की गड़बड़ी? अरे क्या क्या नहीं हुआ। वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों से पैसे लेकर उन्हें पैनल में शामिल करना, मनचाही जगह पोस्टिंग दिलाना, दस्तावेज पास कराने के नाम पर लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए वसूलने के आरोप हैं। करोड़ों रुपए भर्ती के लिए? हाँ, एक इल्जाम ये भी है कि जितनी सीटें थी उससे 1.5 गुना ज्यादा पदों का विज्ञापन निकाला और फिर नकली तरीके से परीक्षा भी करवा दी। 1.5 गुना? मतलब जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा, और परीक्षा भी नकली? यही आरोप है। तो एक तरफ बेटे भी सीधी भर्ती का मामला, दूसरी तरफ पूर्व चेयरमैन पर पैसों के लेन देन और पूरी भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप। तो ये दोनों मामले अलग अलग समय पर सामने आए, अलग अलग लोगों से जुड़े हैं, लेकिन क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं या ये रेलवे भर्ती सिस्टम की किसी बड़ी बीमारी के लक्षण है? हाँ, यही सवाल है हमें। ये दो अलग अलग गलतियां हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू? देखिए, सतही तौर पर ये दो अलग घटनाएं दिख सकती हैं। एक में भाई भतीजावाद और नियमों का सरासर उल्लंघन है, दूसरे में व्यापक भ्रष्टाचार और पैसों का खेल। लेकिन अगर गहराई से देखें तो दोनों एक ही तरफ इशारा करते हैं, संस्थागत विफलता। मतलब सिस्टम में ऐसी कमजोरियां मौजूद थीं जिनका फायदा उठाया गया। सही कहा। ये सिर्फ कुछ लोगों की बेईमानी का मामला नहीं लगता, बल्कि एक ऐसे माहौल की ओर संकेत करता है जहां नियमों को तोड़ना और पद का दुरुपयोग करना संभव हो पाया।
इस सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक चेयरमैन पीके राय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो हटे, और फिर नए चेयरमैन नूरुद्दीन अंसारी के समय में ये दूसरा बेटों की भर्ती वाला फर्जीवाड़ा सामने आ गया। हाँ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ये दिखाता है कि शायद समस्या किसी एक व्यक्ति के हटने से खत्म नहीं हुई, जड़ें शायद और गहरी हैं। अच्छा, तो ये सब सामने कैसे आया? घटनाओं का सिलसिला क्या रहा? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। हाँ, बताइए। शुरुआत हुई दिसंबर 2024 में, जब बेटों की फर्जी भर्ती का मामला खुला। जैसे ही ये बात सामने आई, उस समय के चेयरमैन नूरुद्दीन अंसारी को सस्पेंड कर दिया गया। फौरन? हाँ, फौरन। दोनों बेटों सौरभ और राहुल की नौकरी तुरंत खत्म कर दी गई। अच्छा। इसके फौरन बाद रेलवे प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने आदेश दिया कि 2018 के बाद आरआरबी गोरखपुर ने जितने भी पैनल बनाए हैं, पूरे 280 पैनल, उन सब की जांच होगी। 280 पैनल, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। इसके लिए 4 विजिलेंस इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई। इसी महीने आरआरबी के ही एक असिस्टेंट सेक्रेटरी SN ओरांव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, मतलब FIR लिखवाई। अच्छा, FIR भी हो गई? हाँ, ये FIR चंद्रशेखर आर्या, रामसीन जीवन और उनके बेटों के खिलाफ थी। 280 पैनलों की जांच का आदेश देना मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि प्रशासन को शक था कि ये गड़बड़ी सिर्फ इन 2 नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि 2018 के बाद से हुई कई भर्तियों में धांधली हो सकती है। ये एक तरह से पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। फिर आया मार्च 2025। जांच आगे बढ़ी तो एक नया कनेक्शन सामने आया, गोरखपुर प्रयागराज कनेक्शन। गोरखपुर प्रयागराज, वो कैसे? मनीष शुक्ला उर्फ राघवेंद्र, उसका ड्राइवर बिट्टू पांडे और भंवर सिंह नाम के 3 और लोगों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। पता चला कि ये लोग नौकरी दिलाने का झांसा देकर 8 से 10 लाख रुपए तक ठगते थे। ओहो, मतलब बाहरी लोग भी शामिल थे। हाँ, इनका निशाना अक्सर झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों के भोले भाले आदिवासी युवा होते थे। इस राघवेंद्र का नाम तो हवाला कारोबार और महादेव ऐप सट्टेबाजी जैसे मामलों से भी जुड़ा हुआ बताया गया। बाप रे, हवाला और सट्टेबाजी भी। ये कनेक्शन बताता है कि मामला सिर्फ रेलवे के अंदरूनी भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं था। शायद एक बाहरी नेटवर्क भी सक्रिय था जो इस सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर लोगों को ठग रहा था। लगता तो यही है। मामला और भी पेचीदा हो गया। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये तो पूरा जाल फैलता हुआ दिख रहा है। फिर जून 2025 तक पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। चंद्रशेखर आर्या, रामसी जीवन और उनके बेटों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। गैंगस्टर एक्ट? ये तो बहुत संगीन धारा है। बहुत सख्त कानून है ये, संगठित अपराध के खिलाफ। इसके तहत अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। हाँ, गैंगस्टर एक्ट लगाना एक बहुत बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि जांच एजेंसियां इसे सिर्फ धोखाधड़ी का मामला नहीं मान रही, बल्कि एक संगठित आपराधिक गिरोह की तरह देख रही हैं। इसका मकसद सिर्फ सजा दिलाना नहीं, बल्कि अपराध से बनाई गई संपत्ति को भी छीनना होता है। और इसी कड़ी में पुलिस ने चंद्रशेखर आर्य, राम संजीवन और राम संजीवन के बेटे राहुल प्रताप को गिरफ्तार भी कर लिया। अच्छा, गिरफ्तारियां भी हुई? हाँ, चंद्रशेखर का बेटा सौरभ कुमार तब से फरार बताया जा रहा है। वो फरार है अभी भी? हाँ, जानकारी तो यही है। इसके बाद अगस्त 2025 में मामला और बड़ा हो गया, जब CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एंट्री ली। CBI आ गई, मतलब मामला राष्ट्रीय स्तर का हो गया। बिल्कुल। 5 अगस्त को CBI ने पूर्व चेयरमैन PK राय, एक तकनीशियन विनय कुमार श्रीवास्तव, एक कार्मिक सहायक वरुण राज मिश्रा और एक बाहरी व्यक्ति सूरज कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ केस दर्ज किया। अच्छा, PK राय के खिलाफ भी CBI केस? 7 अगस्त को CBI ने PK राय के घर समेत 4 जगहों पर छापे मारे, कई दस्तावेज जब्त किए हैं और PK राय से करीब 4 घंटे पूछताछ भी हुई। इसी दौरान ये भी पता चला कि PK राय को तो नवंबर 2022 में ही गलत कामों की वजह से नौकरी से बर्खास्त तो सस्पेंड किया जा चुका था। ये दिलचस्प है कि PK राय पर कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब CBI उनके कार्यकाल की गहन जांच कर रही है। ये बताता है कि शायद पहले की कार्रवाई सिर्फ ऊपरी स्तर पर थी और अब जांच की सुई उन पर लगे वित्तीय लेन-देन और भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोपों पर टिक गई है। हाँ, लगता तो यही है। CBI का आना मामले की गंभीरता और इसके राष्ट्रीय महत्व को भी दर्शाता है। निश्चित रूप से। हाँ, और 8 अगस्त को CBI ने बाकी आरोपी रेल कर्मियों से भी पूछताछ की। तो आज यानी सितंबर 2025 तक स्थिति ये है कि CBI 2 मुख्य मामलों की जांच कर रही है। एक PK राय से जुड़ा बड़ा मामला और दूसरा वो बेटों की भर्ती वाला। हाँ,
चंद्रशेखर आर्य और राम सजीवनवाला गोरखपुर की लोकल पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत अपनी कार्रवाई कर रही है, जिसमें गिरफ्तारियां और संपत्ति जब्ती शामिल है। और साथ ही रेलवे की अपनी विजिलेंस टीम भी अंदरूनी जांच और उन 280 पैनलों की पड़ताल में लगी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक खुलासा जो शायद बेटों की भर्ती तक सीमित लग रहा था, उसने परत दर परत एक बड़े और पुराने भ्रष्टाचार के नेटवर्क को उजागर कर दिया है। सही बात है। स्थानीय पुलिस से लेकर सीबीआई तक कई एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं, जो दिखाता है कि ये कितना संगीन मामला है। बिल्कुल। तो अब तक किस किस पर कार्रवाई हुई है और जांच का फोकस क्या है, चलिए इसे थोड़ा और साफ करते हैं। हाँ, देखिए, कार्रवाई की लिस्ट लंबी है। नूरुद्दीन अंसारी तत्कालीन चेयरमैन सस्पेंड हुए, चंद्रशेखर आर्य पूर्व ऑफिस सुपरिंटेंडेंट सस्पेंड हुए, गिरफ्तार हुए और उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा। राम सेवन जीवन पूर्व निजी सचिव भी सस्पेंड, गिरफ्तार और गैंगस्टर एक्ट के दायरे में। पीके राय पूर्व चेयरमैन पहले ही बर्खास्त और सस्पेंड थे, अब सीबीआई केस का सामना कर रहे हैं। मतलब कई बड़े अधिकारियों पे गाज गिरी है। हाँ, बेटों की बात करें तो चंद्रशेखर आर्य के बेटे सौरभ कुमार की नौकरी गई, वो फरार हैं और उस पर भी गैंगस्टर एक्ट है। राम सीमन के बेटे राहुल प्रताप की भी नौकरी गई, वो गिरफ्तार हैं और उस पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा है। बेटों पर भी गैंगस्टर एक्ट। हाँ, इनके अलावा तकनीशियन विनय कुमार श्रीवास्तव और कार्मिक सहायक वरुण राज मिश्रा पर सीबीआई का केस है। और बाहरी लोगों में मनीष शुक्ला, वो गोरखपुर प्रयागराज कनेक्शन वाला, हाँ, और सूरज कुमार श्रीवास्तव जैसे नाम भी जांच के घेरे में हैं। ये कार्रवाइयां, सस्पेंशन, बर्खास्तगी, गिरफ्तारी, गैंगस्टर एक्ट, सीबीआई जांच, ये सब दिखाती हैं कि प्रशासन और जांच एजेंसियां इस मामले को हल्के में नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, और जांच सिर्फ इन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है ना? जांच का दायरा और क्या है? बिल्कुल नहीं, जांच का फोकस सिर्फ इन व्यक्तियों पर नहीं है। एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि ये पूरा भ्रष्टाचार का नेटवर्क काम कैसे करता था। हाँ, ये जानना जरूरी है। पैसे का लेन देन कैसे होता था। सूत्रों में ये भी जिक्र है कि करीब 18 उम्मीदवारों ने शिकायतें की थी और उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ये सब अहम सबूत हो सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स भी हैं? हाँ, भर्ती प्रक्रिया में किस किस स्तर पर कहां-कहां नियमों को तोड़ा गया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें और भी अधिकारी या कर्मचारी शामिल थे? इन सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। वो 280 पैनलों की जांच भी इसी का हिस्सा है। रेलवे की विजिलेंस टीम ये देख रही है कि क्या 2018 के बाद की दूसरी भर्तियों में भी इसी तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। ये तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, बिल्कुल, और इसके नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। सीबीआई जांच, खासकर पीके राय के समय के कथित लेन देन की जांच, भविष्य में और भी नामों और तरीकों का खुलासा कर सकती है। तो मतलब अभी और भी खुलासे हो सकते हैं, मामला और बड़ा हो सकता है? संभावना तो यही लगती है। जब जांच इतने गहरे स्तर पर और इतनी सारी एजेंसियों द्वारा की जा रही हो, तो अक्सर नई कड़ियां जुड़ती जाती हैं। ये भी दिलचस्प है कि कुछ स्रोतों में भविष्य के लिए सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करना, बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र जांच करवाना और कानूनों को और सख्त बनाना। अच्छा, सुधार के सुझाव भी? हाँ, ये दिखाता है कि शायद इस पूरे प्रकरण से सबक लेकर सिस्टम में सुधार करने की सोच भी बन रही है। तो कुल मिलाकर गोरखपुर रेडियो की संडे स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुटाई गई ये जानकारी हमें गोरखपुर आरआरबी में फैले भ्रष्टाचार की एक बहुत ही गहरी और परेशान करने वाली तस्वीर दिखाती है। बिल्कुल, दो अलग अलग दिखने वाले पर शायद अंदर से जुड़े हुए घोटाले, कई अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत और एक बहुस्तरीय जांच जो अभी भी चल रही है और जिसके नतीजे आने बाकी हैं। ये सिर्फ कुछ नौकरियों का घोटाला नहीं है, ये उस भरोसे का भी घोटाला है जो लाखों युवा और आम लोग रेलवे जैसी बड़ी सरकारी संस्थाओं में रखते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, और ये मामला उन सभी के लिए बहुत अहम है जो ये समझना चाहते हैं कि बड़ी सरकारी व्यवस्थाओं में अगर निगरानी कमजोर हो, जवाबदेही की कमी हो, तो कैसे भ्रष्टाचार अपनी जगह बना लेता है। सही बात। पीके रॉय के हटने के बाद भी फर्जीवाड़े का जारी रहना, जैसा कि बेटों की भर्ती वाले मामले में देखा, इसी प्रणालीगत कमजोरी की तरफ इशारा करता है। ये कहानी सिर्फ गोरखपुर या सिर्फ रेलवे की नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है कि पारदर्शिता, सख्त निगरानी और मजबूत जवाबदेही कितनी ज्यादा जरूरी है, खासकर उन प्रक्रियाओं में जहां लाखों लोगों का, खासकर युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हो। जांच अभी चल रही है और यकीनन अभी कई और परतें खुलनी बाकी हैं। गिरफ्तारियां और होंगी, शायद सजाएं भी मिलें। हाँ, उम्मीद तो यही है। लेकिन एक सवाल मन में उठता है, क्या सिर्फ दोषियों को सजा देना ही काफी होगा, या फिर रेलवे जैसी विशाल संस्था को अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में इतने बुनियादी और ठोस बदलाव करने की जरूरत है कि
भविष्य में कोई चाहकर भी इस तरह का खेल दोबारा ना खेल सके? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।